fallacies, a kind of error in reasoning. कल तक हमने जो इन्फ्रेंस देखे थे उन इन्फ्रेंस के अंदर जो एरर होती है, जो एक फॉल्ट हम कंक्लूजन निकालते हैं, जिसको कल हमने समझा कि फेलेसी कहते हैं। आज हम फेलेसी के ऊपर पूछे जाने वाले जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें समझेंगे कि किस तरीके से कौन से प्रकार के एरर इन रीजनिंग वाले सेंटेंसेस के अंदर कौन सी फेलेसी होती है। बहुत अच्छे तरीके से मैं यूं कहूंगा कि एक एक बात को पकड़ते हुए फेलेसी का जो नामकरण होता है उसके साथ इन फेलेसीज को जोड़ते हुए अच्छे से हम उन बातों को समझेंगे। और सबसे कंफ्यूजिंग जो टॉपिक है आपकी रीट एग्जाम का, लैंग्वेज सेकंड का फेलेसी, उसको आप इन चुटकियों में करें। चलिए बढ़ते हैं। फेलेसी के ऊपर कुछ थ्योरेटिकल बातें ध्यान में रखना। कई बार थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो जैसे कि बस एक स्लाइड की स्टडी की थ्योरेटिकल कुछ बातों की करते हैं। थ्योरेटिकल बात में हम देखते हैं कि द एब्डिकेटिव कंक्लूजन्स। कल आपने देखा था एब्डिकेटिव कंक्लूजन्स कौन से होते हैं पिछले जस्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर एक फैक्ट के आधार पर हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर नहीं होता है। तो जब एब्डिकेटिव कंक्लूजन्स दैट माइट गिव अ रॉन्ग कंक्लूजन, जब वो रॉन्ग कंक्लूजन नेगेटिव कंक्लूजन की तरफ बढ़ता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फेलेसीज कहते हैं। ट्रू और फॉल्स जैसे स्टेटमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द फेलेसीज आर ऑलमोस्ट द रॉन्ग कंक्लूजन। फेलेसीज रॉन्ग कंक्लूजन ही होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं, कंफ्यूजन वाले ही होते हैं। ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ फॉल्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, समझ में ठीक से आता नहीं वो स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है, और इल्यूजन होता है, भ्रमित रखता है, एक भ्रम होता है ना, मिथ्या सा लगता है, भ्रम रखता है कि यार क्या कहना चाह रहा है। ये ही फेलेसीज होती है। फेलेसीज में आल्सो भी डिफाइंड एज द कंफ्यूज्ड सेंटेंसेस। कंफ्यूज एक ही बात है इर्द गिर्द, हैविंग देयर मीनिंग्स इन बोथ राइट और रॉन्ग वे, दोनों ही तरीके के हो सकते हैं किसी भी तरीके से। एक वेल नोन फेलेसी के ऊपर जो स्टेटमेंट है कि फेलेसी जो होती है एरर इन रीजनिंग होती है, रीजनिंग का एक एरर जो है उसको आप फेलेसी कह सकते हो। फेलेसीज में बी क्रिएटेड अनइंटेंशनली। हो सकता है आज अपन देखेंगे बहुत सारे फेलेसीज के एग्जाम्पल अनइंटेंशनली होते हैं, यानी इरादतन नहीं होते हैं, बंदे का मकसद ये नहीं होता है, या फिर हो सकता है कि मे बी क्रिएटेड इंटेंशनली, जानबूझ करके भी किया गया हो, या यूं ही हो गया हो। ऐसी कोई एरर हो जाती है इन ऑर्डर टू डिसीव अदर पीपल, दूसरे लोगों को छलने के लिए हो सकता है, जानबूझ करके भी किया हो, या फिर यूं ही बोलने में आ गया हो। ऐसा स्टेटमेंट फेलेसी होता है। इट वॉज नेम्ड बाई एरिस्टोटल, प्लेटो एंड जॉन लॉक। तीनों के नाम याद रखना। फेलेसी का नामकरण जो था अरस्तु ने, प्लेटो ने और जॉन लॉक ने इसका नाम रखा था। और इसमें अरस्तु जो थे, एरिस्टोटल, इन्होंने इसको कहा था लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जो नामकरण दिया हुआ है एक फेलेसी को, वो दिया है एरिस्टोटल का। तो ये जनरली कुछ स्टेटमेंट्स फेलेसीज के ऊपर आप ध्यान रखना। ओके, ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने, जस्ट अ मिनट इसको। देन आपने कहा ये आपने स्टडी किया, सारे कंप्लीट एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं जी फेलेसीज के ऊपर, देखते हैं कि किस तरीके से फेलेसीज होती। तो फेलेसी कल आपने देखा था एक प्रकार का रॉन्ग स्टेटमेंट ये होता है ना। तो उस रॉन्ग स्टेटमेंट के ऊपर अपन एक एक बात करते चलते हैं, समझते चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ होगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए। वी स्टडी लॉजिकल फेलेसी और करेक्ट रीजनिंग। हम स्टडी करते हैं लॉजिकल फेलेसी को या फिर करेक्ट रीजनिंग को। टेकिंग रॉन्ग टर्न गुड, किसी गलत टर्न को सही तरीके से समझने के लिए, यानी गलत टर्न को सही करने के लिए। टेलिंग अबाउट पॉजिटिव रीजनिंग, पॉजिटिव रीजनिंग के बारे में बताते हुए। अंडरस्टैंडिंग द कंफ्यूज्ड और रॉन्ग कंक्लूजन, जो रॉन्ग कंक्लूजन होता है, कंफ्यूजिंग कंक्लूजन होता है, उसको समझने के लिए हम इनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, और हर एक एग्जाम्पल में आप देखोगे यदि फैलेसी है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, सेव सोप एंड वेस्ट पेपर। सेव सोप एंड वेस्ट पेपर क्या कहना चाह रहा है, कंफ्यूज कर रहा है कि सेव बचाओ सोप साबुन को,
एंड वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर को बचाओ या पेपर को वेस्ट करो, करना कहना क्या चाह रहा है, क्लियर नहीं। आई सॉ अ टाइगर स्टैंडिंग एट द डोर, मैंने देखा एक टाइगर को स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़े हुए। अब दरवाजे पर टाइगर खड़ा था कि मैं खड़ा था, कंफ्यूजिंग। ठीक है, देखिए यस्टरडे आई बेगर चीटेड मी, कल एक बेगर ने मुझे बड़ा चीट किया। वी शुड नॉट बिलीव ऑन दिस बेगर, हमें इन भिखारियों पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। एक ने चीट किया, आप सभी पर लागू कर रहे हो, क्या सारे भिखारी ऐसे ही होते हैं? तो कहने का मतलब किसी न किसी प्रकार से एरर इन रीजनिंग जो है, आपके एक किसी बात की वजह से दूसरे बात के अंदर कुछ ना कुछ एरर दिखाई देती है। एक जनरल सा एक व्यू हमने यहां देखा है। अब अपन प्रत्येक एक एक फेलेसी को देखते हैं। आज हम टोटल 12 फेलेसीज के बारे में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट वन रहने वाली आपके एग्जाम के लिए भी। 12 में शुरुआती 4 बहुत विशेष हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंडिंग रखते हुए उनको देखिएगा। हर कंफ्यूजन के साथ आपको बाहर निकालते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आप फेलेसीज को बहुत अच्छे से समझें। सबसे पहली फेलेसी देखते हैं, नामकरण याद रखिएगा, फेलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन नाम याद रखना, हैस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं एक पर्टिकुलर से जनरल रूल की तरफ आप लेके चलते। हैस्टी जनरलाइजेशन के अंदर, जल्दबाजी के अंदर हम एक जनरल रूल क्रिएट कर लेते। देखना, पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष से एक जनरल रूल बनाते हैं, कैसे, इस थ्योरी को बाद में समझेंगे। यहां आओ, ट्रम्प केम टू मीट मोदी, एक व्यक्ति विशेष की बात हुई है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की, कोई ट्रम्प है, ट्रम्प आप जानते हैं, वो मोदी से मिलने के लिए आया। ही इज फॉरेनर, वह एक फॉरेनर। ओके, ये दोनों जो फैक्ट दिए हैं ये बिल्कुल सही बातें कह रही है। अब आप इससे एक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो कि द फॉरेनर्स कम टू इंडिया, फॉरेनर्स जो है इंडिया में आते हैं टू मीट मोदी, मोदी से मिलने के लिए ही आते हैं। यहां मीट और मान लीजिएगा, टू मीट मोदी। ये तो बात ठीक नहीं हुई। आपने एक की बात से एक जनरल रूल बना दिया, जो हर तरीके से एक रूल बन गया कि जितने भी फॉरेनर्स हैं वो जनरली मिलने के लिए ही आते हैं मोदी से। ठीक है, दूसरा देखना, रामलाल वॉज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, एक व्यक्ति विशेष है पर्टिकुलर, चोरी के लिए रामलाल को अरेस्ट किया। ही लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहते हैं। और अब आपने रूल बना दिया कि जयपुर वासी तो चोर, पीपल इन जयपुर आर थीव्स। ये तो गलत बात है। आपने बढ़ना रूल निकाल दिया आपने एक व्यक्ति की वजह से। दिस येलो प्लांट इज वेरी पॉइजनस, ये येलो जो प्लांट है ये बहुत ही पॉइजनस है। अब आपने रूल कह दिया साहब, ऑल द येलो प्लांट्स आर ऑलवेज पॉइजनस, ये वाला है। और आपने इसका जनरल एक रूल बना दिया कि जितने भी येलो प्लांट्स होते हैं वो सारे क्या हैं, पॉइजनस होते हैं। सम टीनएजर्स, कुछ एक टीनएजर्स हैं, उन्होंने हमारी कम्युनिटी में रिसेंटली क्या कर दिया, वेंडलाइज द पार्क। वेंडलाइज यानी उसको क्षत विक्षत करना, बिखेर देना, तोड़ फोड़ देना, नष्ट कर देना, रुइन कर देना। पार्क को रुइन कर दिया कुछ टीनेजर्स ने। और आपने तो एक धारणा बना ली क्या, कि टीनेजर्स आर सो इरेस्पॉन्सिबल एंड डिस्ट्रक्टिव। टीनेजर्स जो होते हैं बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार होते हैं और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, विनाशकारी होते हैं सारे टीनेजर्स। तो जनरली आप देख रहे हो एक व्यक्ति की वजह से हमने दिमाग में एक जनरल धारणा क्रिएट कर ली, वह जनरल रूल क्रिएट कर लिया। दिस इज नॉन एज हैस्टी जनरलाइजेशन। आगे जाकर के हैस्टी जनरलाइजेशन एक फेलेसी से कंफ्यूज करेगा, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, वहां जाके इसको एक बार फिर से अपन देखेंगे। यहां आप समझिए, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की वजह से, एक ग्रुप की वजह से आपने ऐसा एक जनरल धारणा बना ली और एक जनरल रूल क्रिएट कर लिया। दैट इज द फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। ओके, बढ़ो दूसरे पर आओ, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में जस्ट उल्टा होता है कि जनरली एक रूल होता है, इज अप्लाइड टू पर्टिकुलर, आप उसको पर्टिकुलर पर लागू कर देते हो। हैस्टी जनरलाइजेशन से बिल्कुल अपोजिट है, व्यक्ति विशेष से आपने जनरल रूल बना लिया। हैस्टी जनरलाइजेशन एक जनरल रूल है, वो आपने एक व्यक्ति पर भी लागू कर दिया, गलत है। वो भी एक गलत कॉन्सेप्शन क्रिएट करता है। कैसे, देखते हैं, देखना, फॉरेनर्स कम टू विजिट इंडिया। ओके जी, अब एक जनरल बात है कि फॉरेनर्स भारत आते हैं, किस लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बिल्कुल साहब, जनरल रूल यही है। ओके, ट्रम्प इज अ फॉरेनर, ट्रम्प जो है वो एक फॉरेनर, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ही हैज कम टू विजिट इंडिया, वो इंडिया घूमने के लिए आया है। अरे वो अपने काम आया है भाई, मोदी से मिलने के लिए, कुछ करने के लिए, घूमने का मकसद नहीं था।
तो आपने जनरली सभी वाला जो रूल है वो एक व्यक्ति पर लगा दिया, यहां भी मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट होता है, एरर इन रीजनिंग क्रिएट होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है. दिस टाइप ऑफ फैलेसी इज नॉन एज फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. ओके, जनरल रूल इज अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर. और देखना एग्जांपल, व्हाट वी बाय टुडे वी ईट फॉर डेज. एक जनरल रूल है कि जो भी हम आज खरीदते हैं उसको कई दिनों तक काम में लेते हैं. अब देखना, वी बॉट रॉ मीट टुडे. आज हमने रॉ मीट, कच्चा मीट खरीदा, वी विल ईट फॉर डेज. हम इसको कई दिनों तक खाएंगे. कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो आप सेम डे आपको करना होता है, खाना होता है, उसको पकाना होता है, वरना वो खराब हो जाते हैं. तो साहब जो जनरल बात आप लेकर के आए हो कि आप चीनी लेकर के आते हैं, जनरली कई दिनों तक काम में लेते हैं, लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होती है. तो इस प्रकार का जनरल रूल यदि एक चीज विशेष पर लागू करके आप उसका मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट करते हैं, दिस काइंड ऑफ फैलेसी इज नोन एज फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. क्लियर? वी शुड नॉट किल द क्रीचर्स क्रिएटेड बाय गॉड. एक जनरल रूल है कि हमें भगवान के द्वारा बनाए हुए क्रीचर्स को नहीं मारना चाहिए. ठीक है साहब, मान लिया, नहीं मारेंगे. अब देखना, द स्नेक इज ऑन योर चेस्ट. छाती पर बैठा है नाग, यू शुड नॉट किल इट. भाई नहीं मारना चाहिए, भगवान के द्वारा बनाया हुआ जानवर है. यहां लागू नहीं है. यदि यहां आपने नहीं मारा तो वो आपको मार लेगा. समझना कि जनरल जो रूल है वो एवरी टाइम, हर जगह, हर सिचुएशन पर लागू नहीं होता है. यदि आप कर रहे हैं और उससे जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उस टाइप की फैलेसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. कटिंग पीपल विद नाइफ इज क्राइम. बिल्कुल सही बात है. एक बहुत जनरल रूल है कि लोगों को मारना, काटना, चाकू से काटना, मारना, ये तो क्राइम है. सर्जन्स कट पीपल विद नाइफ. अब ये बात आपने एक सर्जन पर भी लागू कर दी कि सर्जन जो होते हैं, चिकित्सक, ऑपरेशन करने वाले, वो चाकू से लोगों को काटते हैं. तो सर्जन्स आर तो क्रिमिनल्स. तो सर्जन्स तो क्रिमिनल्स हो गए साहब. यहां बिल्कुल ऐसा नहीं. तो जनरल रूल आपने एक ग्रुप विशेष पर लगाया, सर्जन्स पर लगाया, और मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया. अगेन देखिएगा, नो पर्सन शुड किल अदर पीपल. किसी भी व्यक्ति को दूसरे लोगों को मारना नहीं चाहिए. ह्यूमैनिटी की बात है, जनरल रूल. अब आप ये कह रहे हो कि साहब सोल्जर्स जो होते हैं उनको भी एनिमी को मारना नहीं चाहिए इस हिसाब से. अरे वो बात सोल्जर्स पे लागू नहीं होती है, भले इंसानों. तो जब जनरल कोई रूल एक व्यक्ति विशेष पर लागू करके मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट करता है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. एक व्यक्ति विशेष की बात से आप जनरल कोई रूल मिसकॉन्सेप्शन में क्रिएट कर लेते हो, व्यक्ति से जनरल कोई रूल, तो हैस्टी जनरलाइजेशन. ओके, उम्मीद है इस बात को आप समझ गए हैं. बढ़ते हैं यहां से आगे. क्लियर? आ जाइए. तीसरा देखिए, आज टोटल 12 देखने वाले हैं. फैलेसी ऑफ कंपोजिशन पार्ट 2 हॉल. अब यहां हैस्टी जनरलाइजेशन से थोड़ा सा मैच करेगा और यही हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे. पार्ट 2 हॉल, एक छोटे छोटे पार्ट से कंपोज होती है बड़ी चीज. छोटे छोटे शब्दों से कंपोज हुआ बड़ा पूरा गीत. सारा का सारा जो कंपोजिशन है वो क्रिएट हो रहा है छोटे छोटे पार्ट से. तो अब पार्ट 2 होल, एक छोटी सी चीज से आप होल तक पहुंच करके एक धारणा बना देते हो. यहां रूल नहीं बनेगा, यहां एक होल के ऊपर आप कैसे पहुंचते हो देखना. डॉक्टर राम हैज एन ऑडी कार. एक व्यक्ति है डॉक्टर राम, इसके पास क्या है, ऑडी कार है. एवरी डॉक्टर हैज एन ऑडी कार. इसका मतलब राम डॉक्टर है, राम डॉक्टर है. तो एक डॉक्टर से आपने सारे डॉक्टर्स पर यह बात लागू कर दी. इससे कोई रूल क्रिएट नहीं किया आपने, एक की बात सारे के सारे उसके जैसे सारी चीजों के ऊपर लागू कर दी. तो साहब इस प्रकार की जो बात हो गई, इसे आप कहते हैं क्या, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, पार्ट से होल तक. और देखते हैं, हेमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर. हेमलेट एक नाटक है शेक्सपियर का, जो कि एक दुखांती का है, ट्रेजेडी है हेमलेट. तो हमने कहा हेमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर. ओके, पार्ट 2 हॉल, एक की बात हो रही है. अब आप कह रहे हो साहब एवरी ड्रामा ऑफ शेक्सपियर इज ट्रेजेडी. उस शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए जितने भी ड्रामाज हैं उन सभी के बारे में आप, जैसे राम डॉक्टर, उसके पास ओडी, सारे डॉक्टरों के पास ओडी नहीं है. शेक्सपियर का एक ड्रामा ट्रेजेडी है, तो क्या सारे ड्रामा ट्रेजेडी ही है? नहीं है. पार्ट 2 हॉल, समझना फैलेसी ऑफ कंपोजिशन.
ही कैन बाई एनी पेन, वह है कोई भी पेन खरीद सकता है। अब पेन खरीद सकता है, आपने पेन के जैसी सारी चीजों पर लागू करके कह दिया, सो ही कैन बाई स्टेशनरी शॉप, तो पूरी की पूरी शॉप खरीद सकता है, भाई पार्ट खरीद सकता है। इस पार्ट के जैसी होल पूरी स्टेशनरी के ऊपर लागू करना ठीक बात नहीं। राम इज वेरी नॉटी, एक व्यक्ति की बात हो रही, राम बहुत नोटी है, वह इस कक्षा में पढ़ता है। अब राम इस कक्षा में पढ़ता है तो इस कक्षा के सारे स्टूडेंट्स पर आप कह देते हो वो रूल लागू कर देते हो, तो आप कह देते हो सारा कंपोज कर दिया आपने सभी को, ठीक है। तो यहां पर आप कह देते हो कि दिस क्लास मस्ट बी वेरी नॉटी, ये क्लास जो है तो बहुत ही फिर नोटी ही होनी चाहिए। दिस टूल इज वेरी लाइट, ये टूल बहुत ही लाइट, टूल कोई भी औजार, ठीक है। तो ये एक टूल आपने कहा। अब साहब इस टूल से कंपोज होकर के बनी कोई कार मशीन, आप कह रहे हो कार भी बहुत ही लाइट ही होनी चाहिए। इसके अंदर फर्क देखना, क्या एक पार्ट से फिर होल जो कंपोजिशन बन रहा है, राम से पूरी क्लास ऐसे स्टूडेंट से बनी, तो आपने कंपोजिशन के ऊपर वो पूरी बात लागू कर दी, उसके जैसे सारों के ऊपर वह बात लागू कर दी, तो ऐसे में आप कहते हो कि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ईच ब्रिक इन दिस बिल्डिंग वेज लेस देन अ पाउंड, इस बिल्डिंग को बनाने में प्रत्येक जो ईंट लगी है उसका वजन 1 पाउंड से भी कम है। एक पीस पार्ट से बनी पूरी बिल्डिंग, अब आप कहते थे इस बिल्डिंग का वजन भी 1 पाउंड से कम है, ये तो मिसकॉन्सेप्शन हो गया। दिस बिल्डिंग वेज लेस देन अ पाउंड, तो पार्ट से लेकर होल पर जब आप जाते हैं वहां क्या बन गया, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। हाइड्रोजन इज अ गैस, ओके, ऑक्सीजन इज अ गैस, ओके। अब आप कहते हो तो वाटर H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक, यही तो होता है H2O। आप कहते हो ये भी गैस है, अरे ये नहीं। तो इन पार्ट्स से जो कंपोज करके जो कंप्लीट चीज बनी, पार्ट टू होल, तो एक पार्ट से जो कंपोज हुई सारी चीज के ऊपर आप लागू कर देते हो, जनरल रूल नहीं बनाते हो, उसके जैसे सारी कंपोज हुई उस नाउन के ऊपर, उस कंपोजिशन के ऊपर आप सेम रूल लागू करके, सेम बात लागू करके मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट करते हैं। इस प्रकार की फैलेसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ओके साथियों, बढ़ते हैं यहां से आगे। फैलेसी ऑफ डिवीजन, जस्ट तीसरे का उल्टा। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या था, पार्ट से होल, अब होल से पार्ट, होल से पार्ट। इन दिस फैलेसी व्हेन अ फैक्ट इज ट्रू अबाउट अ होल पार्ट, पूरे होल पार्ट पर लागू बात होती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट माइट बी ट्रू फॉर अ पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से पर भी यह बात लागू होती है। जैसे देखना, एवरी फैमिली ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी हैज अ कार, अब ये बात लागू होती है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के ऊपर, इस गोकुलधाम सोसाइटी के प्रत्येक परिवार के पास एक कार है, ओके। रामलाल द वॉचमैन ऑल्सो लिव्स इन गोकुलधाम सोसाइटी, जो वॉचमैन है रामलाल वो भी वहां रहता है। अब आप पूरी सोसाइटी वाली बात, होल की बात उसके एक पार्ट पर लागू करते हो, तो क्या कहा, रामलाल भी के पास भी एक कार है, अरे बेचारा वॉचमैन, समझ गए। देखना, शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर तो एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट है। हैमलेट इज शेक्सपियर्स ड्रामा, एक शेक्सपियरियन ड्रामा है हैमलेट, तो इसका मतलब शेक्सपियर ग्रेट था, कंपोजिशन जो था शेक्सपियर का सारा ड्रामा, शेक्सपियर अपने आप में एक अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, तो आपने पूरे के पूरे कंपोजिशनल वर्क यानी शेक्सपियर को ग्रेट कहा, उसके एक हैमलेट को आपने क्या कहा, एक ड्रामा कहते हुए अब ये कह रहे हो कि साहब इट इज अ ग्रेट ड्रामा देयर, क्योंकि शेक्सपियर ने लिखा तो ये भी ग्रेट ड्रामा हो गया साहब, होल ग्रेट था, जरूरी नहीं है उसका वो ड्रामा ग्रेट ही, उसने भी कोई जनरल लिखे होंगे, ये बात उसके ग्रेट होने की बात हर एक रचना के ऊपर लागू करना भी ठीक नहीं है। दिस मशीन इज वेरी हैवी, ये मशीन तो बहुत भारी है, पूरे कंपोजिशन को भारी बताया, ठीक है। आपने जस्ट पीछे क्या कहा था, यहां पे कंपोजिशन के अंदर ये पुर्जा हल्का है, पूरी मशीन हल्की होगी। अब आप कह रहे हो ये मशीन तो बहुत भारी, अब इसके एक पुर्जे की बात कर रहे हो, ठीक है, इट्स एवरी पार्ट मस्ट बी वेरी हैवी, इसका तो प्रत्येक पुर्जा ही बहुत भारी होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंबई इज द सिटी ऑफ स्टार्स, मुंबई तो स्टार्स की सिटी है, कंपोजिशन पूरे स्टार्स की कंपोजिशन है मुंबई। अब आप कहते हो कोई व्यक्ति है हितेश, वो मुंबई में रहता है,
उस पर लागू कर दिया कि वो भी स्टार है। तो इस प्रकार होल से पार्ट पर आने वाली जो फैलेसी होती है उसको आप कहते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन। चारों में अंतर ध्यान रखना। पहला देखा हेस्टी जनरलाइजेशन, एक की बात से आप जनरल रूल बना लेते हो, दैट इज द फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। ठीक है, एक से जनरल रूल आपने बना दिया, फिर आपने कहा जी एक्सीडेंट, जनरल रूल को आपने किसी एक व्यक्ति पर लागू कर दिया, वो भी गलत हो जाता है, वो भी एक्सीडेंटली रॉन्ग हो गया। फिर हुआ पार्ट से होल कंपोजिशन, होल से पार्ट डिवीजन, फैलेसी ऑफ डिवीजन, दिस। ओके, अब यहां तक आते आते इन दोनों के बीच का अंतर समझना, किसमें, हैस्टी जनरलाइजेशन में और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में अंतर क्या होता है। जनरल देखने में आपने देखा कि सेम सेम से ही दिखते हैं, पार्ट से होल तक जाते हैं, लेकिन पार्ट से होल में समझने की यहां आप कोशिश कीजिएगा, ये पार्ट है, इससे बना हुआ जो कंप्लीट होल वर्क है आप इसके ऊपर लागू कर रहे हो, ये तो है पार्ट से होल, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इससे कंपोज हुई चीज के ऊपर पूरी पर लागू कर रहे हैं, कंपोज हुई पूरी चीज। और इससे यदि आपने एक जनरल रूल बना दिया तो वहां होता है हेस्टी जनरलाइजेशन। आपने जल्दबाजी के अंदर एक धारणा क्रिएट कर दी और वो धारणा जनरली एक रूल बन जाती, तो वह बनता है हेस्टी जनरलाइजेशन। अंतर देखना, माय ब्रदर ईट्स फास्ट फूड, मेरा ब्रदर फास्ट फूड खाता है, ओके, ही इज हेल्दी, मेरा भाई एकदम क्या है, हेल्दी। ठीक है, अब आपने एक रूल बना दिया कि फास्ट फूड मेक्स वन हेल्दी, कि फास्ट फूड जो है वो किसी व्यक्ति को हेल्दी बनाता है। यहां आपने न तो कोई कंपोजिशन की बात नहीं हो रही कि फास्ट फूड का कोई कंपोजिशन बन रहा है, ये एक आपने रूल क्रिएट कर कि भाई हेल्दी है, वो फास्ट फूड खाता है। तो ऐसे में आपने जो क्रिएट किया वो हुई हैस्टी जनरलाइजेशन, ये एक जनरली एक रूल क्रिएट कर लिया, इसमें इसके किसी भी पार्ट से संबंधित कोई कंपोजिशनल वर्क नहीं होता। लेकिन फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में आप देखना कि दिस इज अ डिलीशियस डिश ऑफ रामलाल एंड सन्स, रामलाल एंड सन्स किसी दुकान का नाम है, वहां से आप कोई मिठाई लाए कि ये तो बहुत डिलीशियस है। अब उस दुकान की प्रत्येक मिठाई, आप जनरली पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हो, जब आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो बात लागू कर देते हो, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, कि वो बात हर जगह है आपकी अप्लाई होने लग जाती है, वो तो है रूल। बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और वो यदि आप एक दुकान, तो दुकान तो पूरा वर्ल्ड नहीं है, उसका मतलब ये हो गया कि इस पार्ट, दुकान का पार्ट है ये मिठाई, इस मिठाई के आधार पर आपने उस दुकान की सारी मिठाइयों पर अप्लाई कर दी कि ऑल द डिशेज ऑफ रामलाल एंड सन्स आर डिलीशियस। नहीं, ये तो जरूरी नहीं है कि सारी ही ऐसी हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हैस्टी जनरलाइजेशन के अंदर जो रूल बन जाता है वो वर्ल्ड वाइड लागू होता है, और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में जो बात आप बनाते हो वो उस पार्ट से बने हुए होल पार्ट के ऊपर लागू होती है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड की बात नहीं। ओके, चलिए जी बढ़ते हैं आज की पांचवी फैलेसी के ऊपर। ये चार फैलेसी जो स्टार्टिंग की आपने देखी है, सबसे ज्यादा घुमावदार, ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस वाली होती है। इसके आगे वाली तो आपको यूं 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 नाम के आधार पर याद हो जाएंगी सारी की सारी। टोटल 22 काइंड ऑफ फैलेसीज हम देखने वाले हैं, और आज के पार्ट में हम टोटल 12 ही देखेंगे, ताकि आप इनके ऊपर वर्क करके एक बार 12 को एक जगह रखें और उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर नेक्स्ट बची हुई अपन पूरी करें। तो चलिए जी, फैलेसी ऑफ अपील टू पीटी। अपील टू पीटी नाम से स्पष्ट है क्या, इमोशनल अपील होती है, एक दया भाव होता है, एक काइंडनेस होती है, एक पीटी होती है, एक सिंपैथी होती है, एक रिगार्ड होता है, दयालुता का भाव होता है। आप इसलिए कोई गलत स्टेटमेंट कर रहे हो क्योंकि आपको दया आ रही है, अरे यार ऐसा मत कर। दया का जो भाव होता है ना, मानवता का दया भाव, उसके आधार पर गलत धारणा बना लेते हो, गलत स्टेटमेंट कहते हो, गलत कंक्लूजन निकालते हो, तो उस फैलेसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ अपील टू पीटी। देखना, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव विद वन अनदर, ये बात बहुत मुश्किल हो गई है उनके साथ एक दूसरे के साथ रहना। कोई कपल है उसकी बात हो रही, अब आप कहते हो साहब बट दे विल हैव टू डू इट फॉर देयर चिल्ड्रन, लेकिन उनको बच्चों के लिए रहना होगा,
दयालुता का भाव आ गया कि बच्चों के लिए उनको ऐसा करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो रहा है, मरेंगे एक दूसरे के साथ रह काटेंगे एक दूसरे को, लेकिन एक दया भाव आ गया कि बच्चों के वास्ते। देखना, वोट फॉर मिस्टर सचिन पायलट, आप कहते हो सचिन पायलट को वोट देना, उसके गुणों की बात नहीं कर रहे हो कि क्यों, ही इज द सन ऑफ मिस्टर राजेश पायलट, वो राजेश पायलट का बेटा है। अब इसके अंदर आप ये कह रहे हो, ओ द पुअर किड, बेचारा, बेचारा है क्यों, एज हिज फादर डाइड लॉन्ग अगो, उसके पिता तो बहुत लंबे समय पहले ही मर। आप इस व्यक्ति के गुणों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, समझना, आप खाली एक दयाभाव दिखा रहे हैं कि बेचारे के पिता कब के ही शांत हो गए, है ना। तो ये दयालुता का भाव जब दिख करके फिर आप कंक्लूजन करें इसलिए वोट दो क्योंकि उसका पिता मर गया है, नो, दैट इज नॉट अ लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक नहीं है इस बात के अंदर, और लॉजिक नहीं है वही फैलेसी है। ओके, दिस लिटिल गर्ल शुड विन द कॉम्पिटिशन, इस छोटी सी बच्ची को वास्तव में जीतना चाहिए। आप कहते कोई छोटी बच्ची, यार इसको कॉम्पिटिशन जीतना चाहिए, शी इज वेरी क्यूट, कितनी क्यूट सी, तो ये तो आपका दया भाव है ना, फैलेसी ऑफ अपील टू पीटी, आप अपील करते हो पीटी के चलते, एक दयनीय भाव, दया भाव के चलते अपील करते हो। इस प्रकार की जो मिसकॉन्सेप्चुअल रीजनिंग होती है, एरर इन रीजनिंग होती है, किसी दयालुता भरे भाव की वजह से आप दे रहे हो, उसे ही कहते हैं फैलेसी ऑफ अपील टू पिटी। दिस मैन शुड बी फॉरगिवन, इस आदमी को तो माफ कर देना चाहिए भाई, इस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, एज ही इज वेरी पुअर, क्योंकि बेचारा बहुत गरीब है, एंड ओनली सन ऑफ हिज फादर, अपने पिता का इकलौता बेटा है, इसलिए माफ कर देना चाहिए। कोई दूसरा लॉजिक दो ढंग का, माफ क्यों करना चाहिए। दयालुता भरे भाव की वजह से आपने यदि कोई लॉजिक दिया है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा फैलेसी ऑफ अपील टू पिटी, या फैलेसी ऑफ इमोशन भी आप इसको कहते हैं। ओके, बढ़िया, छठवीं बात, फैलेसी ऑफ अपील टू मल्टीट्यूड, अपील टू मल्टीट्यूड या मासेज या पॉपुलेश या मेजोरिटी, एक ही बात है, अपील टू मल्टीट्यूड, मासेज या फिर पॉपुलेस और मेजोरिटी, कि ज्यादातर लोग ऐसा कह रहे हैं, पॉपुलरिटी, मेजोरिटी के, है ना, मास, MASS मास, मल्टीट्यूड, ये सारी वही चीज है कि सारे लोग ऐसा कह रहे हैं इसलिए ये सही होगा, कोई जरूरी है क्या? देखना, स्टेटमेंट चेक कीजिएगा कि स्मोकिंग इज अ हेल्दी पास टाइम, आप कहते हो साहब स्मोकिंग जो है हेल्दी पास टाइम, और इसका जो रीजन बता रहे हो क्या, क्योंकि मिलियंस लोग स्मोकिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग, मल्टीट्यूड ये काम कर रहे हैं इसलिए सही है, पता ही नहीं है साहब। लॉट्स ऑफ पीपल ब्रॉट दिस एल्बम, बहुत सारे लोगों ने इस एल्बम को खरीदा, ये एल्बम अच्छा ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। मारुति सुजुकी गिव्स गुड कार्स, मारुति सुजुकी अच्छी कारें देता है। अब आप उस कार की विशेषता की मैं बात नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो एवरीवन सेज इट, ये तो हर कोई कहता है, अब हर कोई कहता है इसलिए ये अच्छी कार है, ये तो नहीं कह सकते। कार की कोई क्वालिटी बताओ, लॉजिकल रीजनिंग दो, ये इलॉजिकल रीजनिंग कि सब कोई कहता है, हर कोई कहता है इसलिए वो अच्छी है, नॉट एट ऑल, क्योंकि सो मेनी पीपल आर नाउ यूजिंग टैटूज, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग टैटूज काम में लेते हैं, इसका मतलब एवरीवन शुड गेट वन टैटू, प्रत्येक को एक टैटू बनाना चाहिए, क्यों भाई, सब तो कुएं में गिरेंगे, नहीं। तो कहने का मतलब जो सभी के ऊपर लागू बात है, यदि आपने उसको लागू कर दिया है तो आप ऐसे में कहते हैं क्या, फैलेसी ऑफ अपील टू मल्टीट्यूड आप कह सकते हैं, अपील टू मासेज आप कह सकते हैं, अपील टू पॉपुलेशन आप कह सकते हैं, या अपील टू मेजोरिटी आप कह सकते हैं। यू शुड डू इट, आपको करना चाहिए, एज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट, क्योंकि हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, मासेज में लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, फैलेसी ऑफ अपील टू मल्टीट्यूड। ओके, देखिए जी, फैलेसी ऑफ अब्यूजिव, अब्यूजिव नाम से ही देख लेना, अब्यूजिव गाली देना, गैसे गाली, गैसे ग्रामर, अब्यूजिव गाली, गाली से ग्रामर, यदि किसी वाक्य में ग्रामेटिकल ढांचा गड़बड़ हो, स्पष्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो कोई भी फैक्ट जो इस प्रकार के ढांचे को गड़बड़ करता है, ठीक है, अब्यूजिव आप आर्गुमेंटम एड होमिनम भी इसको कहते हैं, ग्रामेटिकल ढांचे वाला आगे आएगा, सॉरी, आर्गुमेंटम एड होमिनम अलग चीज होगी, अब्यूजिव के अंदर देखो क्या होता है, क्या ये जो है
एक व्यक्ति विशेष को अब्यूज करता है, ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट मत रखिएगा, अब्यूजिव। अब्यूजिव मतलब वो एक मारवाड़ी में कहावत है, अड़ोर दड़ो डोगरी के सर पड़ो, कुछ भी हो गया बस इस वजह, कुछ भी हो गया बस इस वजह, यानी व्यक्ति को टारगेट करो, कुछ भी हो जाए एक व्यक्ति को टारगेट करो, एक व्यक्ति विशेष को अब्यूजिव, ठीक है। तो फैलेसी ऑफ अब्यूजिव कहते हैं आर्ग्यूमेंटम एड होमिनिम, नाम याद रखना, होमिनिम से आप कह सकते हो ह्यूमन विशेष, ह्यूमन विशेष होमिनिम, ये पूछ लिया जाता है एक बार, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनिम किस फैलेसी को कहा जा रहा है, तो ये कहा जाता है फैलेसी ऑफ अब्यूजिव, अब्यूज व्यक्ति विशेष को, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनिम ह्यूमन विशेष को, ठीक है। दोनों के अंदर तारतम्यता बना के रखना, होमिनिम और व्यक्ति विशेष को अब्यूज कर। तो इसके अंदर होता यही है कि इट ऑकर्स व्हेन अटैक्स अ पर्सन, जब एक व्यक्ति विशेष पर अटैक किया जाता है, हु हैज मेड एन असर्शन विदाउट एनी लॉजिकल रीजन, कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता, बस एक व्यक्ति विशेष पर अटैक किया जाता है। इन दिस फैलेसी द आर्गुमेंट इज गिवन टोटली ऑन द डिफरेंट फैक्ट टू द आस्क्ड या डिस्कस्ड, मतलब जो डिस्कस्ड बात है ना, यार तुम ये बात कह रहे हो, तुम तो झूठे हो, मैं इस बात को नहीं मानता, ये बात सही होगी, हो सकता है बहुत सही बात कह रहे हो, लेकिन अब इस बात के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, कौन सी बात आपने कही है, मैंने तो ये कह दिया भाई तुमने ये कही है इसलिए तुम तो झूठे हो। तो व्यक्ति विशेष पर मैं पहुंच रहा हूं सीधा सीधा। एग्जाम्पल देखना, व्हेन अ चाइल्ड आस्क्ड द टीचर, इसके काफी सारे एग्जाम्पल अपन देखेंगे। जब कोई बच्चा एक बहुत जनरल सा एक टीचर को पूछता है कि सर टेंस समझ नहीं है, बच्चे ने पूछा सर टेंस समझ नहीं है दोबारा बता दो, अब टीचर उस बच्चे पर लागू हो गया, तेरे को समझ में आ ही नहीं सकता है, तू ध्यान ही नहीं रखता है, तेरा घर का माहौल ही नहीं है पढ़ने जैसा। अरे भाई टेंस की बात करो, आप उस बच्चे के ऊपर फोकस मत हो जाओ, कंसंट्रेशन उस बच्चे के ऊपर मत घुमाओ। तो ऐसी जो फैलेसी बनती है वो बनती है फैलेसी ऑफ अब्यूजिव, फैलेसी ऑफ अब्यूजिव, या फिर आप इसको कहते हैं आर्गुमेंटम एड होमिनिम, ठीक है। कुछ एक और एग्जांपल्स इसके देखिए आप, बस फोकस यही करना, अब्यूजिव व्यक्ति विशेष को अब्यूज किया जा रहा है, सारों में देखना। बेकन्स फिलोसॉफी इज अनट्रस्टवर्दी, जो बेकन है लॉर्ड बेकन, उनकी फिलोसॉफी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका रीजन देखना, बेकन पर आक्रमण करेगा, बिकॉज ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज चांसलरशिप फॉर हिज डिसऑनेस्टी, क्योंकि लॉर्ड बेकन को एक बार अपनी चांसलरशिप से अपनी बेईमानी की वजह से हटा दिया गया था, इसलिए उनकी फिलोसॉफी पर यकीन नहीं किया जा सकता है। साहब फिलोसॉफी अलग चीज थी, उनकी दार्शनिकता अलग चीज थी, आप व्यक्ति विशेष की एक कमी की वजह से उस फिलोसॉफी को नकार रहे हैं। तो ये हो गया, आपने अटैक किया है उस व्यक्ति पर, न कि किसी रीजन के ऊपर। ही टेल्स मी टू स्पीक द ट्रूथ, वह कहता है मेरे को कि यार सच बोलो, बट ही हिमसेल्फ टोल्ड अ लाई अबाउट हिज सन, उसने खुद ने मेरे को अपने बेटे के बारे में झूठ बोला। व्यक्ति विशेष पर हमला, रीजन नहीं का बात कर रहे हो, है ना। यू आर्ग्यू दैट अबॉर्शन शुड बी इलीगल, तुम ये आर्ग्यू दे रहे हो कि अबॉर्शन इलीगल होना चाहिए, बट आई डिसएग्री, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। सबको पता है यार अबॉर्शन इलीगल होता, लेकिन तुम कह रहे हो इसलिए मैं एग्री नहीं हूं। आप व्यक्ति पर आक्रमण करते हो बिकॉज यू आर स्टूपिड, मूर्ख हो तुम, तो तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करो। नहीं, यानी ये तो वो बात होगी कि साहब आपकी बनती नहीं है किसी व्यक्ति से, और वो कहता है साहब इस नंगे वायर के हाथ मत लगाना है, नंगे वायर के हाथ मत लगाना, तू कह रहा है झूठा है, तो लगाऊंगा मैं, तो लगा ले। समझ रहे हो बात को। तो ये जो सीन बनता है जिसमें आप किसी लॉजिक पर बात करने के बजाय एक व्यक्ति विशेष की वजह से उस व्यक्ति विशेष की कमी पर बात करते हैं, वो प्रकार की फैलेसी होती है फैलेसी ऑफ अब्यूजिव। चलिए जी, द सेल्समैन टोल्ड मी द बेटर फीचर्स ऑफ दिस कार, सेल्समैन ने मेरे को इस कार के बहुत अच्छे फीचर्स बताए, अच्छी बात है। अब आप इस कार की बारे में बात नहीं करेंगे, आप सेल्समैन के ऊपर अटैक करेंगे। अगला कुछ भी वाक्य है व्यक्ति पर अटैक करेगा, ही जस्ट वांट्स टू मेक हिज ओन मनी, और सेल्समैन तो अपना पैसा बनाना चाहता है इसलिए वो कर रहा है। अरे भाई देखो ना, चेक करो आप तसल्ली से। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ मोरल टास्क, तुम कैसे कह सकते हो कि यह एक नैतिक कार्य है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम कैसे कह सकते हो नैतिक कार्य है, वाइल यू आर अ क्रिमिनल, तुम तो क्रिमिनल हो, तुम कैसे कह सकते हो। भाई जो बात कह रहा है उस बात के बारे में विचार करो, लॉजिकल तर्क दो। नहीं, आप उस व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष करते हैं,
तो जब हमारा सारा कंसंट्रेशन जो होता है वो एक व्यक्ति विशेष पर चला जाता है, एक व्यक्ति को आप एब्यूज करते हो, तो आप कहते हो आर्ग्यूमेंटम एड होमिनिम या फैलेसी ऑफ अब्यूजिव। उम्मीद है नाम के साथ स्पष्ट हो गया होगा, फैलेसी ऑफ अब्यूजिव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फैलेसी ऑफ अपील टू थ्रीट, नाम से स्पष्ट साफ, थ्रीट धमकी, फोर्स, ओ कर लेना, धमका करके आप यदि काम कर रहे हो ना, तो फैलेसी ऑफ अपील टू थ्रीट या अपील टू फोर्स, फोर्सफुली यदि आप किसी को करे, वरना वाला जो सीन होता है ना, उसकी वजह से यदि आप कोई गलत अवधारणा कह रहे हो तो साहब वो हो जाती है फैलेसी ऑफ अपील टू थ्रीट। देखना, इट इज आल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम। आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम भी इसको बोला जाता है कि फोर्सफुल तरीके से दबाव बना करके बैक्यूलम, दबाव, फोर्स, है ना, तो आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम। It is the fallacy committed when one appeals to force or the threat of force to bring about the acceptance of conclusion। कि conclusion इसलिए accept करो, दादागिरी है, समझ गए? तो दादागिरी जो है वो है आपका fallacy of appeal to threat। देखना, you should give me a window seat। तुम्हें क्या मुझे विंडो सीट देनी चाहिए। आप एयरलाइन में मान लो सफर करते हो, आप एयरलाइन वाले से कहते हो आपको मेरे को विंडो सीट देनी होगी, और इसमें दादागिरी ये दिखा रहे हो कि माय फादर इज द मिनिस्टर ऑफ एविएशन, तो आप अपने पिता का दबदबा दिखा रहे हो, तो फोर्सफुली आप क्रिएट कर रहे हो, एक फोर्स क्रिएट कर रहे हो, है ना, एक दबाव बना रहे हो, ठीक है, जिसको हम इंसल्ट, आप दादागिरी कह सकते हो समझने के लिए। दूसरा देखना, वोट फॉर मिस्टर स्वामी, मिस्टर स्वामी को वोट देना, ही इज अ हार्डकोर क्रिमिनल, वाट लगा देगा, तो डरा रहे हो, धमका रहे हो, दादागिरी दिखा रहे हो, उसके बाद ये बात मनवा रहे हो। नो, लॉजिकल एरर है यहाँ, आप जो लॉजिक दे रहे हो उसमें दादागिरी है, फैक्ट नहीं है कोई, ठीक है। यू इफ यू डोंट वांट टू बी बीटन अप, यदि तुम पिटना नहीं चाहते हो, यू विल एग्री विद व्हाट आई से, मैं जो कह रहा हूँ उससे सहमत हो जाओ। पिटना नहीं चाहते हो, पहले डरा दिया अगले को, दबाव बना, ओके। इफ यू डोंट फॉरवर्ड दिस मैसेज टू 10 फ्रेंड्स, बहुत बार आता है ना, एक मैसेज आता है कि यदि तुमने 10 को फॉरवर्ड नहीं किया तो तुम्हारा लक बहुत बैड लक होगा, ऐसे बहुत सारे वो ऐड आते हैं, इसको मतलब पहले ही दबाव क्रिएट कर रहा है। इस प्रकार की फैलेसी को कहते हो फैलेसी ऑफ अपील टू थ्रीट या अपील टू फोर्स। नाम से स्पष्ट है, दादागिरी से कोई बात मनवाई जाती। आ जाइए जी, अपील टू ऑथोरिटी, ऑथोरिटी सेलिब्रिटी, अधिकारी, किसी बड़े अधिकारी ने कह दिया इसलिए सही है, कोई बात इसलिए सही है कि किसी अथॉरिटी ने कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई बात कह दी इसलिए भाई सही होगी। जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी के अंदर, कोई सेलिब्रिटी आकर के कह जाता है, विमल पान मसाला का एड आपने देखा होगा, एक दो स्टार हैं फिल्म जगत के, वो आके कहते हैं कि दाने दाने में है केसर का दम। अब आप कहते हो साहब बिल्कुल केसर है तो विमल ही है, केसर वाली चाय पीनी है विमल डाल के पियो, क्यों, और उसमें दाने दाने में केसर का दम है, अजय देवगन कह रहा है यार। तो आपने एक बड़ी ऑथोरिटी के कहने पर एक बात को मान रहे हो, लॉजिकल ठहरा रहे हो, बिल्कुल नहीं। यहां एरर इन रीजनिंग, आपको तो तर्क दे रहे हो उसमें ये एरर है कि किसी बड़े आदमी ने कहा है इसलिए सही है, नॉट एट ऑल। समझना, यूज लक्स सोप, लक्स की साबुन यूज करो, क्योंकि कैटरीना कैफ कहती है कि यूज इट एंड सी ऑल्सो यूज इट, वह भी इसको काम में लेती है, तो इस वजह से यूज लो। आप साबुन की कोई क्वालिटी बता करके बात करो ना, वो तो हुआ लॉजिकल तर्क। अभी आप इलॉजिकल की बात कर रहे हो। देखना, द पोप सेज दैट व्हेन वी डाई आफ्टर गुड वर्क्स, पोप चर्च के जो पॉप होते हैं, बड़े जो पादरी होते हैं, वह कहता है कि व्हेन वी डाई आफ्टर गुड वर्क, जब हम अच्छे कामों के बाद में मरते हैं, पोप कह रहा है, तो वी गो टू हेवन, हम स्वर्ग में जाते हैं। अब साहब एक पोप कह रहा है इसलिए आप ये कहते हो कि वी शुड डू गुड वर्क्स बिफोर डाइंग, मरने से पहले हमें अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि पोप कह रहा है। अरे नहीं, ये तो जनरल बात, आप जो लॉजिक दे रहे हो ना, करने चाहिए नो डाउट, लेकिन पोप कह रहा है इसलिए करने चाहिए, ये बात नहीं, आपका तर्क गलत। तो इस प्रकार का जो इलॉजिकल आपका रीजनिंग रही, वो ही कहलाती है
फैलेसी ऑफ अपील टू ऑथोरिटी, ऑथोरिटी बड़े अधिकारी ने कह दिया इसलिए सही नहीं। यूज पतंजलि प्रोडक्ट्स, बाबा रामदेव मैक्सिट, बाबा रामदेव बनाते हैं इसलिए काम में ले। नो, विमल पान मसाला इज गुड फॉर हेल्थ, अजय देवगन शेज हर ताने में है केसर का। समझ गए होंगे। तो यदि किसी ऑथोरिटी के कहने पर आप कोई लॉजिक देते हैं तो वह कहलाती है फैलेसी ऑफ अपील टू ऑथोरिटी। चलिए 10वें पे बढ़ते हैं। फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, सवाल में ही पंगा होता है। भाई चोरी करनी छोड़ दी क्या? क्या जवाब दे? छोड़ दी मतलब पहले करता था, है ना? और आजकल झूठ झूठ बोलना छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया मतलब पहले बोलता, और नहीं बोले हाँ बोले तो मरा, ना बोले तो मरा। ऐसी फैलेसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही पजल होता है अपने आप में। तो ये नाम से स्पष्ट है सीधे सीधे। हैव यू स्टॉप्ड स्टीलिंग, क्या चोरी करना छोड़ दिया? हैव योर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स प्रूव्ड फ्रूटफुल, क्या तुमने गलत तरीके से लीड करते हुए जो एडवर्टाइजमेंट्स बनाए हैं उनसे कुछ फायदा हुआ क्या? वो कह रहा है हाँ हुआ। इसका मतलब तुमने गलत तरीके से लीड किया था उसको। नहीं हुआ, कैसे होगा? हाँ कहे तो मरा, ना कहे तो मरा, यानी क्वेश्चन में पंगा है, उत्तर कुछ ही दे दो। हैव यू स्टॉप लाइंग, झूठ बोलना बंद कर दिया। सवाल में जब पंगा हो तो आप कहते हैं जी फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ओके चलिए समापन की तरफ है आज के सेशन। आज के 12 का टारगेट, सभी 12 एक दफा वापसी रिवाइज करेंगे एक ही मिनट में। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन इक्वल इक्वल, इक्विवोकेशन इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल शब्द एक ही शब्द, वो होमोग्राफ, समझते होंगे होमोग्राफ, लिखने में सेम शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। हेड, हेड यानी सिर भी होता है, हेड यानी किसी संस्था का हेड भी होता है, हेड यानी स्पेन का हेड भी होता है, हेड यानी कील का हेड भी होता है, हेड इंस्टीट्यूट, हेड मास्टर, HEAD शब्द एक है। अब इसके इक्वल इक्वल अलग अलग अर्थों में इसको जब काम में लिया जाए और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो, ऐसी फैलेसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन इक्वल इक्वल अर्थ कैसे देखें? द नाइट डिड नॉट स्लीप एट नाइट, के NIGST और NIGST, आप इनको बोलोगे तो दोनों को नाइट, बोलोगे तो क्या कहोगे? द नाइट डिड नॉट स्लीप एट नाइट। अपने से बहुत सारे वाक्य देखे होंगे, है ना? तो यहाँ नाइट का मतलब है राजा और यहाँ नाइट का मतलब है रात। आई सॉ अ शॉ बट कुड नॉट शॉ, मैंने एक शॉ देखी आरी, यहाँ शॉ का मतलब देखना, यहाँ इसका मतलब है आरी बट कुड नॉट शॉ, आरी का काम काटना लेकिन मैं काट नहीं सका। आई सॉ अ शॉ बट कुड नॉट शॉ, एक ही शब्द है, लिखने में भी सेम है, बोलने में भी सेम है, होमोफोन, बोलने में सेम, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एन एलिफेंट इज एन एनिमल, एक एलिफेंट जो होता है एक एनिमल होता है। अब देखना एनिमल वर्ड से घुमाओगे आप, ए स्मॉल एलिफेंट, एलिफेंट एनिमल है तो स्मॉल एलिफेंट स्मॉल एनिमल है, ये क्या बात है? कंफ्यूज कर रहे हो वर्डिंग पे। इट इज आवर ड्यूटी टू डू व्हाट इज राइट, ये हमारी ड्यूटी है कि हम वो करें जो राइट है। वी हैव द राइट, हमारे पास अधिकार है, टू डिसरिगार्ड अ बैड एडवाइस, है ना? इट इज आवर ड्यूटी टू डिसरिगार्ड अ बैड एडवाइस, एक ही बात कह रहे हो आप। और इस बात को कहने के अंदर ये देखो एक वर्ड जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, ऑल ट्रीज हैव बार्क्स, छाल, सारे पेड़ों के ऊपर छाल होती है। एवरी डॉग बार्क्स, प्रत्येक कुत्ता भी बार्क करता है। न तो इसका मतलब छाल है, न इसका मतलब भौंकना है। लिखने में सेम, अर्थ अलग अलग, इक्वल इक्वल सब दिख रहे हैं, मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। फेलिसी ऑफ इक्विवेलेंट, सो एवरी डॉग इज अ ट्री, भयंकर ही गलत। इट इज अ फाइन, इट इज फाइन, अच्छी बात है, टू फाइन फॉर पार्किंग के लिए, यहाँ पार्किंग के लिए फाइन लगाना फाइन बात, फाइन 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 फाइन, इक्वल इक्वल, फेलिसी ऑफ इक्विवेलेंट। ही वर्क्स इन अ शुगर इंडस्ट्री, वो शुगर इंडस्ट्री में काम करता है, एंड ही हैज शुगर, और उसके शुगर है, तो वो शुगर इंडस्ट्री में काम करता है, शुगर है। इन दोनों का मीनिंग यहाँ सेम नहीं है, लेकिन लगता है सेम शब्द है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर। तो इक्वल इक्वल शब्दों की वजह से हुए कन्फ्यूजन के लिए आप कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंट। चलिए आज का लास्ट लेते हैं, फैलेसी ऑफ एम्फीबली। एम्फीबली ये वाला जो है
एम्फीबली इसके अंदर ग्रामेटिकल होती है। एम्फीबली, एम्फीबली इसको समझेंगे एम से, आई एम, ए एम, ए एम आई के साथ आई एम, लेकिन नहीं साहब, इनका बीच के अंदर कुछ ना कुछ फिजिकली लोचा हो जाता है। आई एम एम आई, इनके बीच में फिजिकली लोचा हो जाता है, मतलब ये कि ग्रामेटिकल ढांचा फॉल्ट हो जाता है। ग्रामेटिकल ढांचा फॉल्ट होने की वजह से जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वहां पर आप कहते हैं कि यहां पर है फेलेसी ऑफ एम्फीबली, एम्फीबली। देखना, आई शो अ टाइगर स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़े हुए देखो। अब वाक्य जब आप हिंदी में बोलते तो कुछ कंफ्यूजन है कि मैं खड़ा था या टाइगर खड़ा। हालांकि इंग्लिश प्योरिटी की बात करती है। यदि ये फ्रेज टाइगर के आगे रखा है तो टाइगर खड़ा था, और यदि ये फ्रेज आई के आगे रखा है, आई स्टैंडिंग ऑट द डोर शा अ टाइगर, तब ये आई के लिए कह रहा है। ठीक है, ऐसा एक बहुत ही वेल नोन वाक्य है, उसको भी मैं यहां लिख देता हूं। आई सॉ अ डेड कैमल, मैंने एक मरे हुए ऊंट को देखा, वॉकिंग ऑन द रोड। ये इस फेलेसी का सबसे वेल नोन वाक्य, वॉकिंग ऑन द रोड। कि आई शो अ डेड कैमल वॉकिंग ऑन द रोड, मैंने एक मरे हुए ऊंट को सड़क पर चलते हुए देखा। कंफ्यूजन भी, मरा हुआ ऊंट कैसे चल सकता है? बंदा कहना ये चाह रहा है कि साहब चल मैं रहा था। तो यदि ऐसा कहना है तो इंग्लिश हालांकि प्योरिटी के अंदर बात जब कहती है तब तो ये कहती है कि इसको आप यहां लेकर के जाओ, आई वॉकिंग ऑन द रोड शा अ डेड कैमल। अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, मैं चल रहा था। लेकिन यदि इस प्रकार से एक फ्रेज को अलग तरीके से लिखने पर आपके अर्थ में कुछ पंगा हो रहा है, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर फॉल्ट है, तो आप वहां कहते हैं फेलेसी ऑफ एम्फीबली। ओके, अ पियानो वाज सोल्ड टू अ लेडी विद कार्व्ड लेग, मुड़ी हुई टांगों वाला पियानो था या लेडी थी? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सी इज माई कजन सिस्टर, ग्रामेटिकल सिस्टर के साथ कजन नहीं लगता और कजन के साथ सिस्टर नहीं। सी इज माई कजन, अपने आप क्लियर हो गया, सी है तो कजन, कजन है वो एक चचेरी बहन है, वो मेरी बहन है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कजन। ग्रामेटिकल ढांचा पा, सेव सॉप एंड वेस्ट पेपर, सेव बचाओ, किसको? सोप को, एंड पेपर को, पेपर को वेस्ट करने से बचाओ। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, देखना कि सोप को तो बचाओ, पेपर को वेस्ट करो, गड़बड़ ढांचा। डॉक्टर शर्मा डोनेटेड 5 लाख रुपीज, डॉक्टर शर्मा ने डोनेट कर दिए 5 लाख रुपए अलॉन्ग विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। अब पत्नी के साथ 5 लाख रुपए डोनेट किए या 5 लाख रुपए के साथ पत्नी को डोनेट कर दिया? अर्थ समझना, डॉक्टर शर्मा डोनेटेड 5 लाख रुपीज अलॉन्ग विद हिज वाइफ, कंफ्यूजन क्रिएट, टू एन ऑर्फेनेज, एक ऑर्फेनेज को डोनेट कर दिया। ही वॉज शॉट इन द ट्रेन इन द बैक, ही वॉज शॉट इन द ट्रेन, उसको ट्रेन में शूट कर किया गया, गोली मारी गई, इन द बैक, पीछे की तरफ। ट्रेन में पीछे की तरफ या उस आदमी के पीछे की तरफ? कहाँ गोली मारी गई? ट्रेन में पीछे की बोगीज में मारा गया या क्लियर में? आई सा डेड कैमल वॉकिंग ऑन द रोड, अभी आपने जस्ट देखा, वेल नॉन एग्जाम्पल। यू हैव अ डॉग एंड अ कैट, तुम्हारे पास एक कुत्ता है, एक बिल्ली है। आई विल किल इट वन डे, मैं इसको एक दिन मार दूंगा। अब इसको किसको? इट इज नॉट क्लियर कि आप बात इसकी कर रहे हो या इसकी कर, तो स्पष्ट नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट फेलेसी, यानी जिस स्टेटमेंट के अंदर कंफ्यूजन है वो फेलेसी। किस प्रकार का कंफ्यूजन है? यदि वो कंफ्यूजन ग्रामेटिकल रीजनिंग का है, आप कहेंगे कि इट इज द फेलेसी ऑफ एम्फीबली। ओके, हर पेरेंट्स वाटर्ड द प्लांट्स, उसके पेरेंट्स ने पौधों को पानी दिया, इवन देन दे डाइड, फिर भी वे मर गए, फिर भी वे मर गए। साहब वे के अंदर आप पौधों की बात कर रहे हो या उसके पेरेंट्स की बात कर रहे हो? कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। तो इस प्रकार की फेलेसी जिसका ग्रामेटिकल ढांचा फॉल्ट होता है, हम कहेंगे फेलेसी ऑफ एम्फीबली। ओके, चलिए जी।
आज आपने टोटल जो 12 देखे हैं, एक नज़र रिवाइज कर लीजिए। फेलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर बात से आप पूरे वर्ल्ड की बातों के ऊपर एक नियम बना देते हैं जो वर्ल्ड वाइड लागू होता है। फेलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। फेलेसी ऑफ एक्सीडेंट, एक रूल को आप एक व्यक्ति विशेष पर लागू कर देते हैं, ठीक है, तो वो बात भी गलत हो जाती है। फेलेसी ऑफ कंपोजिशन, एक से होल के ऊपर, पार्ट टू होल कंपोज, फेलेसी ऑफ कंपोजिशन। और डिवीजन में कंपोजिशन पर जो बात लागू है वो आप एक पर भी लागू कर देते, उसके जैसे सारों पर लागू है होल टू पार्ट, वो होती है फेलेसी ऑफ डिवीजन, ठीक है। फिर आया था फेलेसी ऑफ अपील टू पिटी, दया भाव। फेलेसी ऑफ अपील टू मल्टीट्यूड या मासेज, सारे लोग कहते हैं इसलिए सही है। फेलेसी ऑफ अब्यूजिव, एक व्यक्ति विशेष को अब्यूज करते हो, उसके तर्क पर बात नहीं कर रहे हो, उस व्यक्ति विशेष पर अटैक करते हो सीधा। फेलेसी ऑफ अपील टू थ्रीट और फोर्स, डरा धमका के दादागिरी से कोई बात कह रहे हो इसलिए सही है। फेलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी, एक बड़ा आदमी कह रहा है इसलिए सही है। फेलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही पंगा होता है, चोरी छोड़ दी क्या। फेलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन के अंदर इक्वल इक्वल शब्दों का पंगा होता है। एंड फेलेसी ऑफ एम्फीबली, ग्रामेटिकल मिस्टेक की जो फेलेसी बनती है वो होती है फेलेसी ऑफ एम्फीबली। मुझे पूरा विश्वास है टोटल 12 आपने तैयार कर ली होंगी, और इसके बाद की रिमेनिंग जो है अगले एक ही सेशन में पूरे करके आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी और फैलेसीज देखते जाओ, बातों ही बातों में तैयार। ओके साथियों, आप पीडीएफ के लिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, सी यू।